भारत पाकिस्तान से पहलगाम का बदला कब लेगा, इस पर सिर्फ भारत के 140 करोड़ लोगों की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है, इस पर भी पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन गुरुवार को दो महत्वपूर्ण खबरें सामने आई। पहली, बांग्लादेश से भारत को धमकी आई है कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो हम इधर चीन के साथ मिलकर के नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेंगे, और यह बांग्लादेश के जिम्मेदार लोगों का बयान है। दूसरी खबर अमेरिका से सामने आई, जहां पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने भारत के अंदर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से बात की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की, और उन्होंने दोनों देशों को टेंशन कम करने का, टेंशन डीएस्केलेट करने का, शांति कायम रखने का गुजारिश की। और उन्होंने कहा कि हम लगातार इसको लेकर के कोशिश कर रहे हैं। अगर अमेरिका की मध्यस्थता से यह शांति रहती है, पहलगाम का बदला नहीं लिया जाता है, बावजूद इसके कि हम आर्मी की बड़े स्केल पर तैयारी कर रहे हैं, आईएनएस विक्रांत को कराची के आसपास पाकिस्तान को चौक करने के लिए तैनात किया गया है पूरी फोर्स के साथ में, हम भारतीय एयरफोर्स की तमाम ड्रिल कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई, हमारी आर्मी से लेकर के तीनों सेनाएं पूरी तैयारी के साथ में लगी हुई है। उसी बीच राफेल की जो डील हो रही है फ्रांस के बीच में, राफेल तैनात किया जा रहा है। इस बीच अगर युद्ध नहीं होता है तो क्या भारत 2002 वाली स्थिति में जा रहा है? 2002 जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर 8 लाख भारतीय सेना के जवान बॉर्डर पर तैनात किए जाते हैं, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें 3 आर्मर डिवीजन न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की जाती हैं बॉर्डर पर, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें भारत का $3 बिलियन का खर्च होता है, और एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें करगिल के युद्ध से ज्यादा भारतीय सेना के जवान शहीद होते हैं। करगिल वॉर के अंदर 527 जवान शहीद हुए थे, जबकि रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उस समय संसद में जो बयान दिया था, उसके मुताबिक ऑपरेशन पराक्रम में बिना युद्ध हुए भी 798 जवान भारत के शहीद हुए। 798 जवान, कभी प्रैक्टिस करते हुए, कभी कोई बॉम्ब फट जाने से, कभी लैंडमाइंस बिछाने के दौरान, कभी किसी दूसरे हादसे के दौरान, तो 798 जवान शहीद हुए थे। आखिरी ऑपरेशन पराक्रम क्या था और ये कैसे चला था, पूरे 6-7 महीने, साल भर का घटनाक्रम क्या था, इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। 13 दिसंबर 2001 वो दिन जब भारत की संसद पर आतंकी हमला होता है। सब जानते हैं, लश्कर ए तैयबा से लेकर के जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का हाथ उसमें था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको लेकर के बयान भी दिया था, और इसके बाद में भारत यह तय करता है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा और पूरी ताकत के साथ बदला लिया जाएगा। लिहाजा भारतीय सेना पूरी की पूरी आर्मी को, 8 लाख जवानों को बॉर्डर पर डिप्लॉय करने का निर्देश होता है। तीनों आर्मी, थल सेना, वायु सेना, नेवी, सब अपनी तैयारी में लग जाते हैं। 14 जनवरी को डी डे डिसाइड किया जाता है। डी डे मतलब जिस दिन कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है, उस दिन को डी डे कहा जाता है। 14 जनवरी को डी डे डिसाइड किया जाता है। लेकिन इसी बीच 12 जनवरी को जो अमेरिका मध्यस्थता कर रहा था, दुनिया के दूसरे देश भी मध्यस्थता कर रहे थे, उनकी कोशिश ये थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों नए नए जो परमाणु शक्ति संपन्न देश बने हैं, दोनों कोई ऐसी न गलती कर दे कि दुनिया में परमाणु युद्ध की वजह से लाखों लोगों की जान जाए। लिहाजा 12 जनवरी को परवेज मुशर्रफ का एक भाषण होता है। उस भाषण में वो भारत में हुए आतंकी हमले जो संसद पर हुआ उसकी आलोचना करते हैं। इसी बीच अमेरिका ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। तो परवेज मुशर्रफ के इस बयान, अमेरिका के एक्शन, इन सबको देखते हुए भारत ने 14 जनवरी के डी डे को टाल दिया था, और एक बार की पूरी टेंशन टल चुकी थी। मई 2002 तक हालात ठीक ठाक बीतते हैं, लेकिन इसी बीच मई में एक और घटना होती है। उस घटना को 14 मई 2002 को एक आर्मी कैंप कालूचक जो जम्मू में है, उस पर एक आतंकी हमला होता है, जिसमें 34 लोगों की मौत होती है, 50 घायल होते हैं। इसमें सेना के जवान भी थे और उनके परिवार वाले भी शामिल थे, और एक 2 साल की बच्ची भी उसमें शामिल थी। दरअसल 3 आत्मघाती आतंकी थे जो पाकिस्तान के ही थे, जाहिर सी बात है। हिमाचल परिवहन की एक बस जो पठानकोट जम्मू के बीच में जो नेशनल हाईवे उस पर जाती है, विजयनगर के पास वो उस बस में बैठते हैं, और जैसे ही ये बस कालूचक जो पुल है वहां पर पहुंचती है, पहले ये आतंकी बस के भीतर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद आतंकी बस से उतर करके आर्मी कैंप में घुस जाते हैं और वहां पर फायरिंग करते हैं, जिसमें ये 34 लोगों की मौत होती है। इसमें आर्मी के जवान भी शामिल होते हैं और उनके परिवार वाले भी होते हैं, 50 घायल होते हैं, 2 साल की बच्ची भी शामिल होती है। और उसके बाद में इन आतंकियों से, जो आधे घंटे के ऑपरेशन में ही तीनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, इन आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ, उससे ये पता चला कि ये आतंकी पाकिस्तान के फैसलाबाद और गुंजरावाला को रहने वाले थे। इस हमले ने, आप देखिए कि 13 दिसंबर 2001 को आतंकी हमला होता है, फिर बीच में कुछ अच्छे बयान देकर के, गुड्डू बयान देकर के भारत को जैसे थे शांत किया जाता है। फिर 6-7 महीने के अंदर भारत को फिर टॉर्चर करने के लिए एक और बड़ा आतंकी हमला होता है। भारत ने यहां पर तय कर दिया था कि अब बदला लिया जाएगा।
15 मई आतंकी हमले के दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में बयान दिया और इस आतंकी हमले की आलोचना करते हुए बदले की कार्रवाई की बात की। जसवंत सिंह जसोल जो उसमें विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी एक किताब है अ कॉल टू ऑनर इन सर्विस ऑफ इमरजेंट इंडिया, उस किताब के अंदर उन्होंने यह लिखा है कि कालूचक घटना एक आखिरी तिनके की तरह थी जिसने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के एकदम सटीक ला दिया था। मदन लाल खुराना जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर के साथ साथ वो आतंकी मामलों के मंत्री भी थे, उन्होंने 17 मई को संसद में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर कैंप है उनके ऊपर अटैक किया जाना चाहिए और उनको पूरी तरीके से नष्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने विशेष तौर से पीओके का जिक्र किया। ये घटना, ये जो कालूचक के अंदर आतंकी हमला हुआ था, ये इतना बड़ा हमला था संसद हमले के बाद में कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 3 दिन की कश्मीर यात्रा प्लान करनी पड़ती है। वो सबसे पहले कालूचक जो हमले के घायल थे उन घायलों से मिलते हैं, कुपवाड़ा के अंदर सेना के जवानों के सामने भाषण देते हैं और अग्रेसिव और उनको उत्साह बनाए रखने के लिए भाषण दिया जाता है। ये घटनाएं बिल्कुल वैसी थी, आर्मी ड्रिल चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच में जा रहे हैं, वहां पर भाषण दे रहे हैं, पूरी की पूरी तैयारी थी कि पाकिस्तान पर आज नहीं तो कल हमला होगा। और भारतीय सरकार के बयानों से लेकर के उनकी एक्टिविटी तक ये स्पष्ट दिख रहा था जैसे आज हालात है कि बदला तो लिया जाएगा, आज नहीं तो कल लिया जाएगा, लेकिन लिया जरूर जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और वहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, हमारे पड़ोसी द्वारा फेंकी गई चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और निर्णायक जीत की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम हमला करेंगे और सब कुछ नष्ट करेंगे आतंकी कैंप्स को। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, जापान के प्रधानमंत्री जूनिचिरो कोइजुमी, ये तमाम दुनिया भर के बड़े नेता थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन कम करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। 18 मई को वाजपेयी ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ली। उस रिव्यू मीटिंग के अंदर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन थे, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे। तो तमाम इनकी मौजूदगी के अंदर वाजपेयी एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं और एक तरफ भारत पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले संसद पर हमला करता है, फिर भारत को शांत करने की कोशिश करता है, बॉर्डर पर 3 लाख की मिलिट्री तैनात करता है, मिसाइलें तैनात करता है और भारत को लगातार ऐसे बयान दे रहा था कि भारत को उकसा रहा था कि आप करो हमला, आप करो हमला, उसमें घाटे में आप हो, हम नहीं है। इसी बीच पाकिस्तान 25 से 28 मई के दिन 3 प्रमुख मिसाइलों का टेस्ट करता है, गोरी, गजनवी और अब्दाली। ये 3 मिसाइलों के टेस्ट के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, यह स्पष्ट हो चुका था। दुनिया के लिए एक बड़े युद्ध के खतरे मंडरा रहे थे। मुशर्रफ का बयान आता है, वी आर रेडी फॉर न्यूक्लियर वॉर। हालांकि उस समय भारत के जो विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह जसोल, उन्होंने यह बयान जरूर दिया था न्यूक्लियर के मामले में, विशेष तौर से हम आतंकी हमले का बदला लेंगे, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर के मसले में कहा था कि भारत पहला न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। यह एक जिम्मेदाराना बयान होता है, हम पाकिस्तान की तरह गैर जिम्मेदार देश नहीं है। लेकिन भारत जैसे तैसे शांति के रास्ते निकाल रहा था, बदले की भावना के बीच भी शांति तलाश रहा था, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें एक के बाद एक करता जा रहा था। पाकिस्तान ने भारत की लुंडा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। ये लुंडा पोस्ट जो माछिल सेक्टर में आती है, और ये लुंडा पोस्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इसी लुंडा पोस्ट से पाकिस्तान के केल सेक्टर पर नजर रखी जाती है और पाकिस्तान का केल सेक्टर ही वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा आतंकवादियों की कश्मीर के अंदर उस दौर में घुसपैठ कराई जा रही थी। अब देखिए, लुंडा पोस्ट पर भी कब्जा हो गया। 7 जून को, अब ये वो समय था जहां आते आते भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दूसरे के सामने फायरिंग होना, फाइटर जेट का एक दूसरे के एरिया में दखल देना, इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो चुकी थी। दोनों के बीच में तनाव, चाहे वो समुद्री इलाकों में एक दूसरे के बीच में टेंशन हो, बॉर्डर की, क्योंकि जब एक तरफ 5 लाख की सेना और दूसरी तरफ 3 लाख की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी है, टेंशन जाहिर सी बात है। और पाकिस्तान तो उकसाने वाली फायरिंग भी लगातार कर रहा था। भारत छुपे छुपे, मतलब घोषित तौर पर युद्ध नहीं था ये,
लेकिन बावजूद इसके भारत और पाकिस्तान के बीच आर्मी टेंशन इतनी थी कि भारत भी बार बार पाकिस्तान के टेरर कैंप पे छोटे मोटे अटैक कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर दूसरे ऑपरेशन छोटे मोटे कर रहा था। और इसी बीच 7 जून को लाहौर के पास पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल को मार गिराया था। 23 जून को वाजपेयी ने इसी बीच वॉशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर 50 से 70 आतंकी कैंप है। पहली बात। दूसरी बात, जब उनको भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने एक बयान दिया कि ये टच एंड गो अफेयर है। टच एंड गो का मतलब ये एयरफोर्स ऑपरेशंस का मसला है और हम वहां के आतंकी कैंपों को ध्वस्त करेंगे। और यहां से यह साफ हो चुका था कि भारत एयरफोर्स के जरिए कोई एरियल अटैक पाकिस्तान के अंदर करेगा। तैयारियां चल रही थी, टेंशन। और ऐसा नहीं था कि इस दौरान सिर्फ तैयारियां चल रही थी, बाकी सब शांति थी। बॉर्डर पर सेनाओं के बीच छुटपुट घटनाएं, एयरफोर्स बॉर्डर पर जो बीएसएफ और रेंजर है उनके बीच में लगातार छुटपुट घटनाएं होती जा रही थी। कभी उनका एक आधा शहीद होता था, कभी हमारे कुछ लोग शहीद होते थे, कभी कोई एक्शन होता था, कभी कोई एक्शन होता था। यह सब प्रोसेस चल रहा था। बस घोषित तौर पर हम युद्ध में नहीं गए थे, घोषित तौर पर हमने पाकिस्तान पर कोई बड़ा अटैक नहीं किया था जिसे एक रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसे संसद में हुए हमले का हम बदला कह सके, या फिर जो जम्मू के अंदर कालूचक जो आर्मी कैंप पर अटैक करके वहां पर 34 लोगों को मारा गया था और 50 से ज्यादा घायल हुआ, उसका बदले के तौर पर उस ऑपरेशन को काउंट कर सके, ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ था। लेकिन इसी बीच जुलाई के आखिर में आते आते भारत ने एयर स्ट्राइक का एक पूरा प्लान फाइनल कर दिया। 31 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स से एक टीम को श्रीनगर भेजा जाता है। इसके अलावा ग्वालियर और जालंधर एयरबेस से बड़ी तादाद में मिराज 2000, जगुआर, मिग 21 इन सबको तैनात किया जाता है। और किसी भी तरह की अगर कोई प्रतिक्रिया आती है पाकिस्तान की तरफ से, कोई खामी न रहे, इसलिए सारे के सारे एयरबेस को, जितने भी एयरबेस थे इंडिया के अंदर, विशेष तौर से वेस्टर्न बॉर्डर पर जो पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर के, उन सबको गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, कश्मीर तक सबको अलर्ट पे डाल दिया गया था। बीएसएफ की एक टीम को पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए भेजा गया कि जो टेरर कैंप है वो कहां पर है, आप जाइए एक टारगेट आइडेंटिफाई करके आइए। बीएसएफ की एक टीम जाती है, टारगेट आइडेंटिफाई करके वापस आती है। लेकिन इसी बीच जो मौसम था वो भारत का साथ नहीं दे रहा था। वेदर कंडीशंस जो थी वो एयर स्ट्राइक के लायक नहीं थी। ये वजह थी कि दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिलने के बावजूद 2 बार सेना ने अपने कदम ऑपरेशन से पीछे खींचे कि फिलहाल टालना, क्योंकि वेदर हमारे पक्ष में नहीं है। और आखिरकार 2 अगस्त 2002 की दोपहर को बड़ी संख्या में जो मिराज 2000 है वो उड़ान भरते हैं। केल सेक्टर के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाती है और उस कार्रवाई के जरिए हम, जो हमारी लुंडा पोस्ट पाकिस्तान ने कब्जा कर ली थी, जिसके जरिए हम केल सेक्टर पर, जहां से सबसे ज्यादा आतंकी घुसपैठ होती थी, उस पर नजर रखते थे, उसको हम वापस ले लेते हैं पाकिस्तान से, उस पर हमारा वापस कब्जा हो जाता है। लेकिन हमने लुंडा पोस्ट इस ऑपरेशन के जरिए वापस ली थी। हमने पीओके के भीतर कोई बहुत बड़े टेरर कैंप को ध्वस्त नहीं किया था, हमने उनके नेटवर्क को ध्वस्त नहीं किया था। 2 अगस्त को यह कार्रवाई होती है। उसके बाद में अक्टूबर के महीने तक भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव और इस तरह की छुटपुट घटनाएं होती रही। और अक्टूबर के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों इस बात पे एग्री हुए। मुझे नहीं लगता, मैं ये बयान नहीं कहूंगा कि दोनों को ये समझ आया कि इसमें कोई फायदा नहीं है। नहीं, पाकिस्तान को नहीं समझ में आएगा। भारत को समझ में आ सकता है कि इस तरह की मिलिट्री ऑपरेशंस और बॉर्डर की टेंशन से हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं समझ में आ सकता था, क्योंकि उस दौर में तो पाकिस्तान विशेष तौर से इस रीजन के अंदर अमेरिका के इशारे पर बड़े टेरर प्लान्स अफगानिस्तान और इस पूरे रीजन में वो कर रहा था। लेकिन अक्टूबर 2002 से टेंशन कम होने लगती है और नवंबर 2003 तक लगातार शांति व्यवस्था धीरे धीरे पूरी शांति बनती है। और नवंबर 2003 में पाकिस्तान और भारत के बीच में एक सीज फायर को साइन किया जाता है। नवंबर 2003 से लेकर के जो मुंबई में 26/11 वाला अटैक हुआ था 2008 में, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छे माहौल था। उस दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच में कई क्रिकेट मैच हुआ करते थे। एक कोई विशेष तौर से कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीजें नहीं हुई थी। लेकिन ये जो ऑपरेशन पराक्रम की मैंने जो कहानी बताई है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें भारत ने 798 जवान शहीद हो गए, भारत के $3 बिलियन का खर्चा हो गया, बॉर्डर पर इतनी टेंशन की दोनों तरफ से न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हो गई, लेकिन बावजूद इसके भारत कोई पाकिस्तान से बदला नहीं ले पाया। और इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अमेरिका जैसे तमाम देश बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं और भारत, क्योंकि भारत यहां पर एक डायलेमा में भी है।
हमने पठानकोट एयरबेस के बाद तो दुनिया पर भरोसा किया और हम 26/11 मुंबई हमले के बाद भी दुनिया पर भरोसा किया। हमने पाकिस्तानी हाथ होने का, पाकिस्तान में जो कैंप किए हुए आतंकी है उनका इस 26/11 अटैक के सबूत दुनिया के सामने रखे, हजारों पेपर रखे, लेकिन दुनिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। भारतीय डिप्लोमेसी एक फ्रस्ट्रेशन मोड में आ चुकी थी। हमने पठानकोट एयरबेस पर अटैक के बाद भी दुनिया के सामने पाकिस्तान के इसमें हाथ होने के सबूत रखे, लेकिन क्या किया दुनिया ने? कुछ नहीं किया। भारतीय डिप्लोमेसी और भारतीय डिफेंस स्ट्रेटेजी सिर्फ फ्रस्ट्रेट हुई। लेकिन हमने उरी में हुए आतंकी हमले के बाद बदला लिया, हमने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद बदला लिया, और यही वजह रही कि अब पहलगाम में भारत के ऊपर उरी और पुलवामा से बड़ी कार्रवाई करने का एक नैतिक दबाव है। पब्लिक के लेवल से भी सरकार पर दबाव है और सरकार को अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने जो वजूद को स्थापित रखने के लिए भी दबाव है। लेकिन क्या हम इस युद्ध को इस लेवल तक खींचेंगे? जो कि चाइना की रणनीति है कि भारत और पाकिस्तान एक बार अगर युद्ध में उलझ जाते हैं तो भारत को काफी हद तक हम इकोनॉमिकली आने वाले समय में चाइना के लिए चैलेंज के तौर पर उभरने से रोक सकते हैं, और पर्दे के पीछे से वो चाइना पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट भी करेगा। और ये भारतीय डिप्लोमेट्स भी इस बात को समझते हैं, सरकार भी समझती है। और ऐसे में अगर हम किसी केवल और केवल बातों के आश्वासन के आधार पर पहलगाम का बदला नहीं लेते हैं तो हो सकता है संसद अटैक के 6 महीने बाद ही, जब कश्मीर में फिर उन्होंने अटैक किया था, तो वैसा ही 6-7 महीने रुक करके पाकिस्तान फिर कोई आतंकी गतिविधि कराएगा। और उस वक्त भी पाकिस्तान ने जो आतंकी हमले हुए थे भारत में, उसमें भी पाकिस्तान का यही स्टैंड रहता था कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। चूंकि कश्मीर के अंदर आजादी की आवाजें उठ रही है, इसलिए भारत इस तरह की गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान का नाम लेकर के उससे ध्यान बटाना चाहता है। आज भी पाकिस्तान यही कह रहा है कि इस आतंकी हमलों में हमारा कोई हाथ नहीं है, ये आपका अपना इंटरनल मैटर है, आप तो ऐसे ही दुनिया के अंदर हमको बदनाम कर रहे हैं। ये एक स्ट्रेटेजी का मसला होता ताकि इसमें किसी तीसरे प्लेयर को इन्वॉल्व किया जाए और फिर मसले को लंबा टाला जाए। क्या भारत फिर से ऑपरेशन पराक्रम जैसी स्थितियों की ओर जा रहा है? ये देखने वाली बात होगी, और हो सकता है अनप्रेडिक्टेबल पिछले कई सालों से चीजें हो भी रही है। आने वाले समय में भारत ध्यान लोगों का इधर उधर बटा करके, लोगों को अपने काम में मस्त करके फिर कोई बड़ा एक्शन ले भी सकता है।